गरीब की बेटी के रजवाड़ी ससुराल में हुए शौक पूरे। इंस्टीट्यूट के एक डांस कंपटीशन में निहारिका फ्रॉक सूट पहनकर स्टेज पर कथक डांस कर रही है। स्टेज के सामने वाली रो में कॉलेज के सभी सीनियर टीचर्स और दूसरी रो में कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो तेज तेज क्लैपिंग कर रहे हैं। कितनी होशियार लड़की है और कितनी खूबसूरती से ये क्लासिकल गाने पर नृत्य कर रही है। सच में इसके इस नृत्य ने तो मेरा मन जीत लिया है। मैं इसके नृत्य को देखकर बहुत प्रभावित हो रही हूँ। ऐसा नृत्य आज के समय पर दिखना बहुत मुश्किल है। देखते ही देखते एनुअल फंक्शन समाप्त हो जाता है और फिर समय आता है विजेता को घोषित करने का, जिसके लिए स्टेज पर 2 से 3 सीनियर टीचर अपने हाथों में अवार्ड लेकर आती हैं। कई लड़कियां विजेता बनने की आस में स्टेज पर खड़ी होती हैं। हे भगवान, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे इस एनुअल फंक्शन का विजेता बनाना। मेरी माँ बहुत खुश होगी। निहारिका ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी 3 सीनियर टीचर निहारिका के पास आकर खड़ी होती हैं और एक टीचर निहारिका के हाथ में अवार्ड देती है। आज तुमने हम सबको गर्व महसूस कराया है। अपनी इस प्रतिभा को कभी कम मत होने देना। तुम नृत्य की दुनिया में बहुत आगे जाओगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कला कई और विद्यार्थियों को नृत्य सीखने के लिए प्रेरित करेगी। एक गुरु के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। निहारिका बेटा, इस ऊर्जा को हमेशा बनाए रखना। जिस आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ तुमने ये नृत्य किया वो तुम्हारे भविष्य की सफलता की गारंटी है। ये पकड़ो अपना अवार्ड, तुम इसकी असली हकदार हो। निहारिका ये सुनकर खुशी से झूम उठती है और अपने सभी सीनियर टीचर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। शुक्रिया मैम। अब निहारिका खुशी खुशी अपना अवार्ड लेकर अपने घर आती है, जहाँ मिट्टी के घर में एक कोने में उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है और दूसरे कोने में खाट पर उसका बीमार पिता लेटा हुआ होता है। वो खुशी से आकर सबसे पहले अपनी माँ के गले लगती है। वहीं निहारिका की माँ अपनी बेटी के हाथ में कुछ सोने सा चमकता देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे बेटिया, तेरे हाथ में ये क्या है जो इतना चमचमा रहा है, लगभग सोने जैसा? माँ, ये अवार्ड है जो मुझे अपने क्लासिकल डांस में मिला है। मैं अपने कथक में अव्वल आई हूँ ना माँ। देखना, ऐसे ही एक दिन आपकी बेटी बहुत बड़ी नृत्यकार बनेगी। माँ, आपको पता है कल से मैं सबको नृत्य सिखाऊंगी। तभी रजनी अपनी बीमार पति की तरफ धीरे से नजर घुमाती है, जहाँ उसका बीमार पति विधान तेज तेज खांस रहा होता है। हे भगवान, अब मेरा शरीर और कष्ट सहने के योग्य नहीं है। तू मुझे अपने पास बुला ले। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? सबके सामने बेटी खड़ी है, देखिए आज उसको अवार्ड मिला है। अरे मेरी बेटी एक दिन बहुत आगे जाएगी, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। निहारिका, देख रही हो तुम्हारे पिताजी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। घर का दाना पानी भी एक दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। निहारिका, तुम कल से इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दो। घर पर रहकर ही घर संभालो और मैं बाहर जाकर काम करूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मुझे डांस बहुत पसंद है। बेटी, कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी आगे बढ़े, पर तुम घर के हालात तो देख ही रही हो ना। तुम्हें अपना डांस छोड़ना ही होगा और अपने इस शौक को अपने अंदर ही दबा कर मारना होगा। कोई बात नहीं माँ, मेरे शौक आप लोगों से ज्यादा बड़े नहीं हैं। मेरे लिए आप लोग बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। मैं कल से कहीं नहीं जाऊंगी माँ। अब अगले दिन से रजनी लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने लगती है। वहीं निहारिका अपने पिता की देखभाल करती है और पूरा घर अकेले संभालती है। इसी तरह एक दिन खाली समय में अपने घर के आंगन में छोटे छोटे म्यूजिक स्पीकर में क्लासिक सॉन्ग चलाकर निहारिका नृत्य कर रही होती है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें निहारिका को नृत्य करता देख कहती हैं, निहारिका बेटा, तुम तो बहुत अच्छी कथक नृत्य जानती हो। क्या तुम इस तरह का नृत्य मेरी बेटी को भी सिखा सकती हो? उसकी उम्र अभी करीबन 12 साल है। सुमित्रा की बेटी के साथ साथ निहारिका, तुम मेरी भी बेटी को कथक डांस सिखाना। मैं चाहती हूँ उसे भी अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज आनी चाहिए। जी, मैं उन्हें सिखा दूंगी, आप उन्हें हर शाम भेज दीजिएगा। अब इसी तरह गांव की 4 से 5 लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 13 साल होती है, वो दिन प्रतिदिन निहारिका के पास आकर आंगन में नृत्य सीखती हैं, जिससे निहारिका की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। तभी एक दिन निहारिका बच्चों को नृत्य सिखा रही होती है और उसकी कुछ सहेलियां वहां आ जाती हैं, जो उसे नृत्य करता देखकर कहती हैं, अरे निहारिका, तुम यहाँ नाच रही हो? इससे बढ़िया तो तुम इंस्टीट्यूट आ जाती। खैर छोड़ो, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे अनुष्का, तुम्हें लगता है कि ये गरीब लड़की हमारे साथ शॉपिंग करने आ सकती है? पैसे होंगे इसके पास? छोड़ो, मुझे तो लगता है इसे तो शौक भी नहीं होगा इन सब चीजों का। इस गरीब के क्या ही शौक होंगे। चलो हम अकेले ही चलते हैं। अब हालातों की मारी निहारिका अनुष्का और प्रियंका के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
आखिर मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि मेरे भी बहुत ऊंचे ऊंचे शौक हैं, लेकिन उन शौक को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहीं आसपास नृत्य करती लड़कियां निहारिका की आंखों में आंसू देखकर, दीदी दीदी आप रो क्यों रही हो? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। हाँ निहारिका दीदी, आप इतनी सुंदर हैं, आपकी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, जब से वो दोनों दीदी यहाँ से गई हैं तब से आप बहुत दुखी हो। वो दोनों दीदी बहुत बुरी थी। नहीं बच्चों, बुरे वो लोग नहीं जो बुरे हालात में हैं। उन पर बातों की नजरअंदाज करो और जब आज की क्लास खत्म होती है तुम लोग अपने अपने घर जाओ। इसी तरह एक दिन निहारिका की एक क्लोज फ्रेंड शिल्पी उसके घर कार से आती है और घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके तेज तेज हॉर्न बजाती है। निहारिका आवाज सुनकर बाहर आती है। शिल्पी अपनी गाड़ी के शीशे को नीचे करती है और निहारिका उसकी गाड़ी को छू छू कर देखती है। शिल्पी, तूने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली और तुझे ड्राइविंग भी आ गई। कितना अच्छा लग रहा होगा ना तुझे ड्राइविंग के अंदर। मेरा भी शौक है गाड़ी चलाने का। अरे तो आना बैठ मेरी कार के अंदर, हम लोग दोनों लॉन्ग राइड पर चलते हैं। अब शिल्पी निहारिका के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी के सामने शिल्पी की माँ आ जाती है, जो मॉडर्न साड़ी में होती है। माँ को देखकर शिल्पी अपनी गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलती है। वहीं शिल्पी की माँ गरीब निहारिका को गाड़ी में देखकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहती है, बहुत शौक है महंगी गाड़ी में बैठने का, तो अपनी माँ से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें भी गाड़ी दिलाए। मेरी बेटी का सहारा लेकर मेरी बेटी की गाड़ी में बैठकर तुम अपने शौक पूरे कर रही हो और मेरी बेवकूफ बेटी अपना फ्यूल खत्म कर रही है। आंटी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। माँ, निहारिका को छोड़ दो, वो इस गाड़ी में नहीं बैठी, मैंने उसे बिठाया था इस गाड़ी में। कोई बात नहीं, आज के बाद कभी बैठने की कोशिश भी नहीं करेगी ये। वहीं दूसरों के घर में काम करके आती रजनी लक्ष्मी को उसकी बेटी का हाथ मरोड़ते हुए देख लेती है। अरे लक्ष्मी, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ज्यादा शरीफ बन रही हो तुम और तुम्हारी बेटी। अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम गरीबों को अपने शौक पूरे करने के लिए बड़ों से रिश्ते जोड़ती हो। अपनी बेटी को बोलो कि बड़े शौक तब पाले जब उनकी माँ उसे पूरा कर सके। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की कार में घूम रही थी। ठीक है, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी, पर तुम मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। अब रजनी अपनी बेटी को घर लेकर आती है और उसे समझाती है। बेटी तो इतनी बड़ी होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करती है, क्या जरूरत थी लक्ष्मी को बेटी की कार में बैठने की? माँ, मेरा भी शौक है बड़ी गाड़ियाँ चलाने का, उनमें घूमने का, पर अफसोस मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए जब शिल्पी आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसकी गाड़ी में बैठ गई, जिसका नतीजा मुझे आपको सड़क पर अपमानित करना पड़ा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रजनी लोगों के घरों का काम खत्म करके रजवाड़ी परिवार के बहुत बड़े आलीशान कोठी के सामने से गुजर रही होती है, जहां रजवाड़े परिवार के लोग गरीब लोगों को अनाज और कपड़े दान कर रहे होते हैं। हे भगवान, ये रजवाड़ी परिवार कितने अमीर होते हैं। इनके पास भगवान ने एक दिन के भर की कमी नहीं छोड़ी है। अब रजनी यही सोचती सोचती घर आ जाती है। इसी तरह एक दिन निहारिका अपने घर के बाहर बच्चों को नृत्य सिखा रही होती है कि तभी वहां रजवाड़े परिवार की मालकिन अमरावती और अपनी बहू कौशल्या के साथ वहां से गुजर रही होती है और वो दोनों ही निहारिका का नृत्य देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। माँ जी देखिए, ये मासूम लड़की कितनी खूबसूरत है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ नृत्य कर रही है। इसका नृत्य तो देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लड़की नृत्य तो अति उत्तम कर रही है। ऐसा नृत्य एक टाइम पर हमारे रजवाड़े परिवार की शान हुआ करता था, पर आजकल की मॉडर्न लड़कियां इस नृत्य को भूलकर महंगे महंगे डिस्को बार और क्लब में जाकर पैसे बर्बाद करती हैं। सही कहा माँ जी आपने। वैसे माँ जी, मुहूर्त का समय निकलते जा रहा है, हम यहाँ इस गांव में अपने रिश्तेदारों की पूजा पाठ में आए थे। हाँ, चलो चलो चलते हैं। दूसरी तरफ निहारिका मगरूर होकर अपने नृत्य में खोई हुई होती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रजवाड़ी परिवार का सबसे छोटा बेटा भी अपनी कार से निहारिका के घर सामने से गुजर रहा होता है। तभी अपने कार के शीशे से वो घर के आंगन में नृत्य करती निहारिका को देखकर ठहर सा जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। निहारिका की खूबसूरती और उसके नृत्य में साफ साफ झलक रही होती है। कार्तिक कार से बाहर निकलता है और एक टक निहारिका को ताकने लगता है। नृत्य करती निहारिका की नजर कार्तिक के ऊपर जाती है। ये कौन है जो मुझे इतनी देर से देखे जा रहा है? आज से पहले तो इन्हें अपने यहाँ कभी नहीं देखा। बच्चों चलो, तुम्हारे नृत्य क्लास अब यहीं खत्म होती है, अब कल आना।
बच्चों को जाता देख कार्तिक भी वहां से चला जाता है और फिर इसी तरह 3 से 4 हफ्ते लगातार कार्तिक निहारिका के घर के सामने आकर खड़ा होकर उसके नृत्य को बस देखता रहता था। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, ये तो मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुकी है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे ताउम्र ऐसे ही देखता रहूं। कार्तिक ऐसा सोच ही रहा होता है कि इतने में निहारिका उसके पास आती है। कई दिनों से मैं देख रही हूँ आपको कि आप रोज आकर मेरे घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। कोई बात है क्या, या आपको अपने बच्चों का दिखावा करना है मेरे छोटे से नृत्य क्लासेस में? वैसे आप तो बहुत भव्य परिवार से लगते हैं। जी मैं रजवाड़ी परिवार से हूँ और हाँ, शादीशुदा नहीं, कुंवारा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपका स्पेशल नृत्य देखने आता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि आपका ये कथक नृत्य हमारे रजवाड़ी परिवार की शान है, शान। कार्तिक की बात सुनकर निहारिका मुस्कुरा देती है और फिर इस दिन के बाद से निहारिका हर दिन बच्चों को नृत्य सिखाकर कार्तिक के पास आकर उससे मिलती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन निहारिका के सभी स्टूडेंट्स निहारिका के हाथ में अपनी अपनी फीस देते हैं और बच्चों के जाने के बाद निहारिका सभी पैसों को गिनने लगती है। 500, 600, 700, पूरे 700 रुपए हैं। इन पैसों से तो बस घर का थोड़ा बहुत राशन आ पाएगा और माँ के कमाए हुए पैसे भी पिताजी की दवाई में चले जाएंगे। कुछ नहीं बच पाता हर बार। लगता है अच्छा खाना खाने का मेरा शौक ही पूरा नहीं हो पाएगा। दूर खड़ा कार्तिक ये सारी बातें सुन लेता है और पहली बार कार्तिक निहारिका के आंगन में आकर, अरे निहारिका, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने सच में कहीं नहीं देखी। तुम कितना सेक्रीफाइस करती हो अपनी फैमिली के लिए। तुम्हारे इतने सारे शौक हैं, पर उन सभी शौक को मारकर तुम सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हो। तुम्हें अच्छा खाना खाना है, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। और कौन कौन से शौक है तुम्हारे, बताओ, मैं पूरा करूंगा सब। आप क्यों पूरा करेंगे? और मेरा क्या नाता है आपसे जो आप मेरे शौक को पूरा करेंगे? मैं अपने शौक के अपने बलबूते पर पूरा करूंगी। निहारिका और कार्तिक एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर रजनी आ जाती है और वो कार्तिक को देख लेती है। निहारिका की आंखों से कार्तिक को इशारे करती है और कार्तिक वहां से चला जाता है। अरे ये तो कार्तिक बाबा है जो कि रजवाड़ी परिवार के छोटे बेटे हैं। ये यहाँ क्या कर रही हैं बेटी? माँ, मैं जानती हूँ कि इस रजवाड़ी परिवार के और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्हें मेरा नृत्य बहुत पसंद है और मुझे दोस्त बन चुके हैं। बेटी, ये रजवाड़ी परिवार बहुत पैसे वाले होते हैं और ये लोग एक उच्च श्रेणी में आते हैं। इनके आगे हम गरीब परिवार वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। इसलिए बेटा, समय रहते तुम कार्तिक से दूरियां बनाना। अब जहां निहारिका कार्तिक से दूरियां बनाने की सोचती है, वहीं कार्तिक अपने पूरे परिवार के सामने निहारिका से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। कार्तिक के परिवार वाले काफी रईस और अमीर होते हैं। उन्होंने रजवाड़ी पोशाक पहने हुए होते हैं। स्त्रियों के सिर पर घूंघट और शरीर पर सोने के आभूषण होते हैं। वहीं पुरुष के माथे पर टोपी, बदन पर रजवाड़ी कुर्ता पजामा होता है। बहुएं भी उस घर में रजवाड़ी घाघरे चोली के साथ सिर पर घूंघट लिए खड़ी होती हैं। बेटा कार्तिक, तुम कहीं उस लड़की से बात तो नहीं करनी चाहते हो जो केशवपुर गांव में रहती है और कथक करती है, साथ ही छोटी छोटी बच्चियों को सिखाती भी है? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो लड़की बहुत सुंदर, सुशील और समझदार है। बस हमसे थोड़ी गरीब है वो लोग। कार्तिक मेरे पोते, वो लड़की तो हमें भी कुछ समय पहले ही मन को भा गई थी, पर हमें नहीं पता था कि वो हमारे घर के चिराग के दिलो दिमाग पर भी घर बनाएगी। हमें वो लड़की पसंद है। ये क्या बात हुई दादी सा? रोड पर नाच करती हुई कोई भी लड़की इस घर की बहू बन जाएगी क्या? सच में दीवची, आपको थोड़ा तो हमारे रजवाड़ी परिवार की इज्जत के बारे में ख्याल नहीं आया? एक नाच करने वाली गरीब लड़की हमारे रजवाड़ी परिवार की बहू बनेगी? आप लोगों ने कैसे सोच लिया? और माँ जी, दादाजी, आप इस बात से सहमत कैसे हैं? मीनाक्षी, तुम इस तरह से कैसे बोल रही हो? ये कोई तरीका है बात करने का? हाँ पलक, तुम्हें भी बोलने के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तुम कुछ भी बोलने लगती हो। शुक्रिया भैया, आपने अपनी पत्नी के इस बर्ताव पर आवाज उठाई। और भाभी, आप लोग मेरी पसंद पर इस तरह से उंगलियां मत उठाइए। और आप सड़क पर नाच करने वाली लड़कियों से मेरी पसंद की लड़की की तुलना मत कीजिए। वो सबसे अलग है और वो कथक करती है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सही कह रहे हो कार्तिक, तुम और हमारा पूरा परिवार अब तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा विवाह करने के लिए सहमत है। हम कल ही उनके घर जाएंगे। अब अगले ही दिन 1 से 2 नौकर अपने हाथ में शादी के शगुन का सामान लेकर अमरावती, कौशल्या और कार्तिक के साथ निहारिका के घर में घुसते हैं। ये सब देखकर निहारिका का बीमार पिता जैसे तैसे लाठी के सहारे उठकर खड़े होते हैं। रजनी भी आश्चर्यजनक होते हुए कहती है, अरे आप लोग मेरे करीब घर के अचानक बाहर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कार्तिक जी, आप यहाँ? हाँ निहारिका, तुमने कहा था ना मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर सकता। तो लो आ गया,
तुम्हारा कार्तिक तुमसे नाता जोड़ने। हाँ बेटी, हम तुम्हें अपने रजवाड़ी परिवार की बहू बनाते हैं। मैंने तो जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, जिस वजह से मेरी गरीब बेटी के लिए रजवाड़ी परिवार का रिश्ता आया है। जी बिल्कुल। वैसे निहारिका बहू, तुम बहुत खूबसूरत हो बेटा। अब तुम भी बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ। अब रजवाड़ी परिवार अपने छोटे बेटे का रिश्ता फिक्स करके वहां से चले जाते हैं। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं 3 से 4 हफ्ते बाद निहारिका की शादी पूरी विधि विधान के साथ कार्तिक से हो जाती है। निहारिका शादी करके अपने रजवाड़े परिवार में आती है, जहां उसका गृह प्रवेश बड़ी ही खूबसूरती से किया जाता है। वो फूलों के रास्ते से चलकर अपने रजवाड़े परिवार की कोठी में आती है। आसपास बैंड बाजे ढोल ताशे बज रहे होते हैं। कई लोग नाच गा रहे होते हैं तो कुछ पैसे लुटा रहे होते हैं। अब निहारिका जैसे ही चौखट पर आकर खड़ी होती है, उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहुरानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर हमारे रजवाड़ी परिवार में गृह प्रवेश करो। अब निहारिका कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर डुबोकर घर के अंदर प्रवेश करती है। निहारिका चारों तरफ से अपने रजवाड़े परिवार की लंबी चौड़ी कोठी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वहीं दूर खड़ी उसकी जेठानियां। देखो मीनाक्षी, हमारी गरीब परिवार की देवरानी हमारे रजवाड़ी परिवार की कोठी को कैसे आंख फड़ फड़ कर देख रही है। सच में इस गरीब लड़की का इतना अच्छा तरीके से गृह प्रवेश दिखाकर तो मुझे गुस्सा ही आ रहा है। अब निहारिका अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और अपना आलीशान कमरा देखकर भी वो हैरान होते हुए कहती है, कार्तिक जी, आपका रूम इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है। आपको पता है, शादी से पहले मेरा भी शौक था कि मेरा खुद का इतना सुंदर कमरा हो। पैसे की दिक्कत की वजह से मुझे अपने पूरे परिवार के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता था। कोई बात नहीं निहारिका, तुम्हारे शौक जो कभी पूरे नहीं हो पाए वो अब होंगे पूरे तुम्हारे रजवाड़ी ससुराल में। अब अगले दिन निहारिका नहा धोकर अपनी माँ की दी हुई साधारण सी साड़ी पहनकर अपने ससुराल वालों के आगे आती है। देवरानी जी, आपकी माँ को पता नहीं था कि आपकी शादी रजवाड़े परिवार में हुई है, क्योंकि पता होता तो मुझे नहीं लगता कि आपकी माँ आपको ऐसे भिखारी जैसे कपड़े पहनने देती है शादी के बाद। पता होने से क्या ही होता है, सारी बात पैसों की होती है। जितने पैसे होंगे उस हिसाब के तो 2 कपड़े लेंगे ना और पहनेंगे ना ये गरीब लड़की। तभी 2 नौकरानियां अपने हाथों में सुंदर सुंदर साड़ियां और गहने लेकर वहां आती हैं। छोटी मालकिन, आपके लिए रजवाड़ी पोशाक भिजवा गए हैं। छोटी मालकिन, ये सोने के आभूषण भी आपके लिए ही भिजवाए गए हैं। तभी पीछे से शकुंतला और अमरावती आती हैं। छोटी बहू, जाओ इन रजवाड़ी पोशाक और गहनों को पहन कर आओ। हमारे यहाँ इन साधारण कपड़ों को नहीं पहनती बहुएं। जी दादी सास, मैं अभी पहन कर आती हूँ। पहन तो लोगी ना देवरानी जी, ये आपको पहनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने साइज से पहले तो कभी रजवाड़ी परिवारों वाले महंगे कपड़े और गहने पहने नहीं होंगे ना। सही कहा है, इस गरीब को क्या पता है कि महंगे कपड़े को कैसे पहना जाता है। शांत हो जाओ तुम दोनों बहू। अरे, बड़ी होने के बाद भी छोटों से कैसे बात की जाती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? अब कपड़े लेकर निहारिका अपने कमरे में आती है और रजवाड़ी कपड़े गहने वही बालों में गजरा लगाकर शीशे के आगे तैयार होती है। अगर माँ मुझे आज इतने खूबसूरत कपड़ों में देखती तो कितना खुश होती। किसी टाइम पर मेरा भी शौक था इतने महंगे महंगे कपड़े पहनने का, लेकिन मैं पहन नहीं पाती थी। पर अब अपने रजवाड़ी ससुराल में मेरे अच्छे कपड़े पहनने का शौक पूरा हुआ। अब तैयार होकर निहारिका अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां रसोई काफी आलीशान होती है और रसोई में काफी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं। मिक्सर, रोटी मेकर, डिश वॉशर, क्रॉकरी सेट, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा। हे राम, मेरी रजवाड़ी ससुराल की रसोई कितनी अच्छी है। अब निहारिका इतनी बोलती ही है कि तभी वहां पर कौशल्या और कार्तिक आते हैं। बहू, रसोई ठीक तो है ना? कोई कमी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये रसोई तो मेरे सपनों जैसी है माँ जी। मेरा बहुत शौक था कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉनिक रसोई हो, क्योंकि शादी से पहले मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी। फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर खाना बनाने का शौक हमारे रजवाड़ी परिवार में पूरा हो गया। चलो अब हम चलते हैं। अब सबके जाने के बाद निहारिका अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जिसमें ढेर सारे पकवान होते हैं और कुछ देर बाद उस पकवान को वो डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर के सभी सदस्य खाना खाना शुरू करते हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, अति उत्तम। हाँ, खाना अच्छा बनाया है निहारिका जी आपने। हाँ, मुझे भी आपके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया। शुक्रिया जेठ जी। ज्यादा खुश मत होइए देवरानी जी, इतना भी अच्छा नहीं है। काफी ऑयली बनाया है आपने ये खाना। नहीं भाभी, ऐसा भी तो बिल्कुल नहीं है, खाना एकदम परफेक्ट है। निहारिका, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ।
अब निहारिका अपने पति के साथ बैठकर खाना खाती है। एक टाइम था जब मैं अच्छा खाना खाने का शौक तो रखती थी, पर उसे शौक को कभी पूरा नहीं कर पाती थी, और आज मैं अपने रजवाड़ी परिवार में पकवान बनाकर खा रही हूँ। इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और निहारिका अपने रजवाड़ी परिवार की बहू बनने के बाद सभी जिम्मेदारियों को बड़ी ही खूबसूरती से निभा रही होती है। फिर वो घर के काम काज हो या घर के सदस्य की देखभाल। तभी एक दिन निहारिका घर के बाहर बने गार्डन में घूम रही होती है, जिनमें में काफी अच्छे फूल फव्वारे लगे हुए होते हैं। ऐसी जगह पर तो मैं कभी नहीं आई हूँ। ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये सब देखते देखते निहारिका की नजर अपनी जेठानियों पर जाती है, जो गार्डन के बाहर कार में बैठकर कार चला रही होती है। यह देखकर निहारिका भी वहां जाती है। जेठानी जी, आप कार चलाना सीख रही हो? देवरानी जी, हम कार चलाना सीख नहीं रहे, हमें बहुत अच्छी तरीके से कार चलाना आती है। जेठानी जी, मुझे भी सिखा दीजिए ना कार चलाना, मुझे बहुत शौक है कार चलाने का। शौक है या रजवाड़ी परिवार में आकर शौक बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे? तभी वहां आते अमरावती, कौशल्या और कार्तिक ये सारी बातें सुनकर। अरे बड़ी बहू, अगर रजवाड़ी परिवार में आकर भी बहू के शौक शुरू होते हैं तो हम करेंगे ना उसके शौक पूरे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो चिढ़कर? बड़ी बहू होने के बाद भी तुम दोनों जेठानी की बोली अपने देवरानी के साथ इतने टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है कि विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों बड़ी हो। कार्तिक, जाओ और अपनी पत्नी को कार चलाने का शौक पूरा करो उसके रजवाड़ी ससुराल में। जी मम्मी। अब कार का डोर खोलकर कार्तिक निहारिका को कार में बिठाता है और उसे खाली सड़क पर ड्राइविंग सिखाता है। वहीं होनहार निहारिका 6 से 7 घंटे के अंदर प्रॉपर कार चलाना सीख जाती है और फिर अकेले कार चलाकर हाईवे पे अपने पति को घर लेकर आती है। निहारिका, तुम तो बहुत होशियार हो, इतनी जल्दी कार चलाना सीख भी गई। वैसे शौक पूरा करके कैसा लग रहा है? सच बताऊं कार्तिक जी, बहुत 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 खुशी हो रही है। अब इसी तरह निहारिका को कार्तिक बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर आता है, उसे शॉपिंग करवाता है। वहीं महंगी महंगी साड़ियां पहनाकर निहारिका मॉल में खुद को शीशे के पास देखती है। निहारिका, तुम इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि जी कर रहा है तुम्हें यहीं गले से लगा लूं। शुक्रिया कार्तिक जी, मुझे भी अपने आप को इतने अच्छे कपड़ों में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत शौक था अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, बड़े बड़े मॉल भी जाना। वैसे कार्तिक जी, ये साड़ी तो मैं घर में ही पहन सकती हूँ ना? अरे हाँ निहारिका, मैं जानता हूँ। चलो तुम इस साड़ी को तब पहनना जब तुम अकेले मेरे साथ कहीं घूमने जाओ। शुक्रिया कार्तिक जी, रजवाड़ी ससुराल में आकर मेरे हर छोटे बड़े शौक पूरे हो रहे हैं। कार्तिक जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। अब निहारिका शॉपिंग करके अपने पति के साथ घर आ जाती है। तभी उसकी जेठानियाँ, क्या बात है देवरानी जी, शॉपिंग वगैरह हो रही है, हमें भी बता देती तो हम भी चल लेते। लगता है सारे शौक देवर जी पूरे करवा छोड़ेंगे देवरानी जी को क्या? यह सुनकर निहारिका अपने पति की ओर देखती है। तभी कार्तिक, तो क्या हो गया? बड़ी भाभी अपनी पत्नी के शौक पूरे नहीं करूंगा तो फिर किसके करूंगा? इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। निहारिका को कई बार अपनी जेठानियों की बात बुरी लगती है, पर वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती। तभी एक दिन निहारिका हॉल में मोबाइल पर क्लासिक सॉन्ग बजाकर कथक डांस कर रही होती है। ता थई थई ता थी थई थई था। निहारिका मगन होकर कथक कर रही होती है। तभी उसकी जेठानियां आकर उसके फोन को बंद करती हुई, ये सब क्या है देवरानी जी? ये नाच गाना अपने गरीब परिवार में करना, हमारे रजवाड़े परिवार में नहीं। और ये कैसे खुलेआम नाच रही हो तुम? अरे बोलो, चुप क्यों हो? तुम रजवाड़ी परिवार में नाचने आई हो क्या? अब अपनी जेठानियों की बातें सुनकर निहारिका की नजरें नीची हो जाती हैं और वो खुद में ही शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। तभी वहां आते घर के बाकी सदस्य ये सारी चीजें देखकर, अरे तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रही हो निहारिका? जिसे भैया आपको शायद पता नहीं है, पर दोनों ही भाभियां मेरी पत्नी के साथ काफी अच्छा बर्ताव नहीं करती। मेरी पत्नी जब से इस घर में आई है तब से दोनों भाभियां उसके साथ चिड़चिड़ कर रहती हैं, पता नहीं क्यों। ये चीज तो मैं भी देख रही हूँ कि आखिर क्यों तुम अपनी देवरानी के पीछे पड़ी रहती हो और हर बार उसे गरीबी का ताना मारती हो। अरे तुम दोनों जिस देवरानी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो, वो देवरानी तुम दोनों का तिनके भर का भी बुरा नहीं चाहती। अब घर वालों की बातें सुनकर पहली बार मीनाक्षी और पलक को शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें एहसास होता है कि घर वाले ठीक ही कह रहे हैं। देवरानी जी, हमें माफ कर दो, हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हाँ देवरानी जी, आप हमें भी एहसास हुआ है कि हम बेवजह ही आपसे इतनी नफरत करते हैं। नफरत करने की तो कोई वजह ही नहीं है, आपने तो हमारा कुछ भी बुरा चाहा ही नहीं, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अपनों के बीच में माफिया नहीं मांगी जाती। मेरे लिए आप लोग हमेशा से अच्छे हैं और हमेशा ही रहेंगे। अच्छा निहारिका, तुम इतना अच्छा कथक करती हो,
तुम अपना खुद का क्लासिक डांस एकेडमी क्यों नहीं खोल लेती? जीत जी, शौक तो बहुत था कि अपना खुद का डांस क्लास खोलूं, पर वो शौक कभी पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं देवरानी जी, जो शौक आपके पलक झपकते पूरे नहीं हो पाए, वो शौक अब आपके रजवाड़ी ससुराल में पूरे होंगे। आपके जेठ और देवर ने मिलकर आपका खुद का क्लासिकल डांस एकेडमी खुलवाया है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब एक हफ्ते के अंदर निहारिका के दोनों ही जेठ और कार्तिक निहारिका का डांस एकेडमी खोल देते हैं, जिसमें निहारिका बच्चों को कथक सिखाना भी शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन निहारिका के गरीब माता पिता अपनी बेटी से मिलने उसके रजवाड़ी ससुराल में आते हैं। अरे माँ जी, पिताजी आप आइए ना। माँ जी देखिए, मेरी माँ और पिताजी आए हैं। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए। नौकर चाय नाश्ता लगाओ, और मेरी समधन और समधी आए हैं। अरे माँ जी आप। अब कार्तिक अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। खुश रहो दामाद जी। खुश रहिए दामाद जी। अब निहारिका के माता पिता के लिए नौकरानियां पकवान डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। रजनी और विधान खाना खाते हैं। कुछ देर बाद माँ जी, मैं अपनी माँ के और पिताजी के साथ थोड़ा समय बिता लूं। अकेले में बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। अरे अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जाओ, अच्छे से समय बिताओ, और दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अब निहारिका एक हाथ से अपने पिता और दूसरे हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपना पूरा ससुराल दिखाती है। बहुत आलीशान ससुराल है बेटी तुम्हारा तो। हाँ, होगा क्यों नहीं, आखिर रजवाड़ी परिवार की बहू बनी है मेरी बेटी। माँ एक और चीज दिखाओ, इधर आइए। अब निहारिका अपने डांस क्लास की तरफ अपने माता पिता को लेकर आती है। देखिए माँ पिताजी, मुझे बचपन के शौक था कि तेरा खुद का डांस हो। मेरे ससुराल वालों ने मेरा ये शौक ही पूरा कर दिया। अब अपनी बेटी को उसके ससुराल में इतना खुश देखकर विधान और रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ये सब देखकर कि तेरे रजवाड़ी ससुराल वालों ने तेरी हर छोटे बड़े ख्वाहिश को पूरा किया। अब अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, अब देख आज तो अपने ससुराल में अच्छे कपड़े पहन रही है। सुंदर गहने तेरे बदन पर सज रहे हैं। तेरे हाथों के लिए तेरा डांस क्लास खाली है, और भी बहुत कुछ इन्होंने किया होगा तेरे लिए। हाँ बेटिया, तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे रजवाड़ी ससुराल मिला। हाँ हाँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अब निहारिका के माता पिता की आंखों के आंसू बहने लगते हैं। तभी पीछे से निहारिका के ससुराल वाले आते हैं। रजनी जी, आपकी बेटी खुशी है और आप रो रही हो। ऐसे वैसे हम चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ साथ आप लोग भी खुश थे। सही कहा माँ जी ने। अब हम लोग आपके लिए भी एक अच्छा घर बनवाएंगे, जिसमें आप दोनों अच्छे से रहेंगे, और हमारे रजवाड़ी परिवार से हर महीने आपके लिए खर्चा पानी भी जाएगा, तो आपको कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं है अब। अरे इन सब की जरूरत क्या है। मैं अपनी कुटिया में बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी के शौक ही हो रहे हैं पूरे, मेरे लिए वो भी बहुत है। माँ जी, आपकी बेटी के साथ साथ आप भी हमारी अपने हैं, तो हम आपको तकलीफ में कैसे देख सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा रजवाड़ी ससुराल हर लड़की को मिलना चाहिए। अब 1 से 2 महीने के अंदर निहारिका के ससुराल वाले निहारिका के माता पिता के लिए भी एक अच्छा घर बनवा देते हैं, और हर महीने उनको खर्चा पानी भेजते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हो जाती है और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं।